दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्निंग। मैं अपने चैनल द लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन की, जो कि 2018 में आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। जी हाँ, एक ही वीडियो में आपका फिजिक्स का खेला बिल्कुल ख़त्म। फिजिक्स के जितने भी 2018 से अब तक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस वीडियो में उन सब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या तीनों? तो इसका आंसर होगा आपका तीनों। यानी सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम तीनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? एक उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर होता है, जबकि एमीटर एक निम्न प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर होता है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता जो नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर के द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। तो रेडियो धर्मिता जो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और कैलोरीमीटर से ऊष्मा की माप करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं कि गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र होता है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा यानी रेडियो धर्मिता को मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया हो या कोई भौतिक परिवर्तन की ऊष्मा मापने या ऊष्मा धारिता को मापने के लिए किया जाता है। और पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है। यानी पोलरीमीटर से द्वारा रोटेशन के कोण को मापा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, पेरिस्कोप या बैरोमीटर? तो सागर की गहराई को जो मापने के लिए आपका यूज़ किया जाता है फेदोमीटर यूज़ किया जाता है, जबकि बैरोमीटर की बात करें वायुमंडलीय दाब, और हमने पेरिस्कोप की बात करें जो दूरस्थ की वस्तु होती है उन्हें देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। यूडियोमीटर से गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है, जबकि पेरिस्कोप से प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऑप्टिकल का उपकरण किया जाता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो आर्द्रता होती है वो किससे? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। तो आर्द्रता को जो मापता है वो हाइग्रोमीटर मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर हो गया, और जो हाइड्रोमीटर होता है वो घनत्व को मापता है। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हवा में आर्द्रता माप के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर जल के तुलनात्मक घनत्व के मापन वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है आपका 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 वाट घंटा जो होगा आपका, इसका आंसर होगा 3600 जूल। वो कैसे? वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। जो 1 वाट सेकंड होता, 1 वाट और 1 सेकंड बराबर 1 जूल होता, और हमें 1 वाट घंटा निकालना, तो 1 वाट में तो 1 वाट हो गया, 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होंगे, तो लगभग 3600 जूल 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। इसके अलावा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और एक आश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है किस पर? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, विषुवतीय रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर? तो किसी वस्तु का भार क्या होता है? वे बल होता है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हर वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय वितरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। किस पर होता है? विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे ना किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब वे रखी होती है, तो आप कह सकते हैं विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। और आप कह सकते हैं कि विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है आप ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायनामो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके अलावा विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कह सकते हैं, मायोपिया भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं, एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं वो रेटिना पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना होता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, या नेत्र लेंस पर रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और छोटा होता है जो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक अवर्तनांक होगा? किसका सबसे अधिक अवर्तनांक होगा? वायु का। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक अवर्तनांक होगा? वायु का, हीरे का, जल का और कांच का। तो इसमें जो सबसे अधिक अवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है जो कि 2.42 होता है, जबकि इसमें सबसे अधिक जो होगा वायु का होगा जो कि 1.003 होता है, जबकि जल की बात 1.33 की, और कांच में होता है 1.52 से 1.62 होता है। तो सबसे अधिक अवर्तनांक हीरे का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? अब बात करें लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो सबसे अधिक होती है आपकी, और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग सबसे अधिक होती है जिसका मान 7.5 10⁵ सेंटीमीटर होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जिसका मान 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर होगा आपका 90 डेसिमल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ यद्यपि 90 सेंटीमीटर से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः 90 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है? आयाम, आवृत्ति, तरंग का आकार, या ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? सबसे पहले हमें पता है ध्वनि तरंगें जो होती हैं यांत्रिक तरंगें होती हैं, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की अवस्था ठोस, द्रव्य, गैस की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम और आवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता उसके आयाम पर, जबकि तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि तरंगों के तारतम्य जो होता है आपका, ध्वनि तरंगों का तारतम्य तो उसकी आवृत्ति पे होगा, लेकिन आयाम पे क्या होती है? आयाम पे होती है आपकी तीव्रता। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका निर्वात में। ध्वनि को निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि ऊर्जा का वे रूप है जो शोर की संवेदना पैदा करती है, तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ठीक है। और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसकी गति ठोसों में सर्वाधिक होती है और निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नवत हैं। कौन कौन सी? जैसे वायु में ध्वनि की चाल की हम बात करें तो 346 मीटर पर सेकेंड होती है, आसुत जल में 1498, लोहे में 5950 एंड कांच फ्लूइड में 3980 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 331 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 17.2 मीटर। एक्चुअल में क्या होता है, कैसे आता है, आप ये याद रखो। जब भी कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक चलती है, बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जिनमें न्यूनतम अंतर 1/10 सेकंड का मतलब
ध्वनि अब हुई तो 1/10 सेकंड बाद अगर दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती जब उनमें अंतर कर सकते हैं हम। 1/10 के अंतराल पर सुनाई देने वाली अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में, माना यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, यहाँ से आगे गई, इसे टकराई और यहाँ से वापस आई, तो कम से कम 1/10 सेकंड में आनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं किसकी, एक टाइम 1/10 सेकंड है हमारे पास, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 344 मीटर पर सेकंड होता है, तो 1/10 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी जब हम निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो लगभग 34.4 मीटर की दूरी तय करनी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 34 पॉइंट, लेकिन हमें एक साइड निकालना, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर 17.2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है, तो इसका आंसर होगा आपका अभ्रक। अभ्रक ये एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज होता है, ये बिजली का तो कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। बिजली नहीं निकलने की ताप का सुचालक, कुचालक का मतलब नहीं बह सकती, सुचालक का मतलब आसानी से बह सकती है, तो ये बिजली का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। इसका मुख्य उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बिजली का कुचालक होता है। 16 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सर्वोच्चम चालक है, तो इसमें साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल, आश्रित जल। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूट कर विद्युत प्रभाव में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपयुक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। जबकि सबसे बेकार चालक की बात करें, आश्रित जो जल होता है वो अशुद्धि और घुलनशील रबड़ इसमें नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता, सबसे बेकार चालक होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है जिसका प्रारंभ अगस्त 1956 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन किया था हमारे जो वैज्ञानिक था भाभा साहब ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर याद रखना आपको, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है ये निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभव की प्रतिवर्ती धारा या उच्च विभव की प्रतिवर्ती धारा को निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या असर पड़ता है, तो जब भी नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं उसका हिमांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे सॉरी जो हमने करे हैं फिजिक्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आपको बायो और केमिस्ट्री के भी जो आए हुए क्वेश्चन है मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।